असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रिचेस संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रिचेस सर आप सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड 2024 की जो परीक्षा है यह 9 अगस्त से प्रारंभ है और 14 अगस्त तक चलने वाली है, जिसमें से 8 अगस्त से प्रारंभ है। 8, 9 और 10, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा है। 12, 13 और 14 अगस्त को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा है। हम लोगों ने अभी तक जो सेशन में बात की डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की एक मैराथन को लेकर बात किया और उसकी प्रथम मैराथन में हम लोगों ने गणित के महामैराथन लिया और आप सभी लोगों ने इतना स्नेह और इतना प्यार दिया कि वास्तविकता हमारा हृदय द्रवीभूत हो गया और हम आपके कह सकते हैं एक तरीके से भक्त हो गए। आप लोगों ने इतना स्नेह, इतना प्यार उस वीडियो को देख, एक दिन में आपने उस वीडियो को उस टारगेट तक पहुंचाया जिस चीज की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इतना स्नेह और इतना प्यार दिया। आज भी हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप सभी इस वीडियो को भी उससे 10 गुना ज्यादा प्यार हमें देंगे ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतर जितना हमसे हो सकेगा हम आपके लिए प्रतिदिन प्रत्येक दिन पिछले दिवस की भांति बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो डीएलएड 2024 की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है जो 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त को लगी हुई है। आज हम लोग 13 अगस्त को जो आपका पेपर है गणित विषय का, और गणित विषय का सभी के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ रहता है, ये रहता है कि गणित हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो साथियों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए गणित का एक ऐसा कैप्सूल लेकर आए हुए हैं जिससे आप देखेंगे और उसको खाने के बाद यानी उस वीडियो को देखने के बाद मतलब गणित की जो बीमारी है ना कि हमसे नहीं होगा, वह बिल्कुल बीमारी क्या हो जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी। मतलब आपके पास जो बीमारी है वो कभी आने वाली नहीं है। अर्थात गणित की वह मैराथन है जो आपके लिए संजीवनी सिद्ध होने वाली है, आपके लिए ऐसा रामबाण सिद्ध होने वाली है कि आज के बाद आपको गणित विषय की कोई समस्या नहीं होगी। जो आपकी बैक की समस्या है कि आप सोचते हैं कि सब हो सकता है बैक लग जाए, क्योंकि सभी लोगों का एक यह लगना लाजमी है कि परीक्षा जो है पूरे 1 साल बाद हो रही है, अब 1 वर्ष बाद परीक्षा हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं समस्या लग रहा होगा कि 1 साल के अंदर सर तैयारी तो हमारी क्या हो चुकी है, तैयारी कमजोर हो चुकी है। तो साथियों निश्चिंत हो जाइए, आपकी तैयारी बिल्कुल कमजोर नहीं है क्योंकि आपने एक सही संस्थान का चयन किया है, एक सही अध्यापक का चयन किया हुआ है जो आपका मार्ग, देखो ध्यान रखिएगा साथियों, अगर मार्गदर्शन सही होता है मतलब आपका नेतृत्वकर्ता सही होता है तो याद रखिए आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों सही होने वाली होती है। तो आपने बिल्कुल एक सही व्यक्ति का चयन किया हुआ है, सही संस्थान का चयन किया हुआ है। आपका मार्गदर्शन आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा जिसकी आपने साथियों यहां से आशा और उम्मीद की होगी, आपने कल्पना की होगी। साथियों वादा है हमारा, अगर इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए अंत तक देख लिया तो आपकी डीएलएड 2024 की जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है इसमें आने वाले 18 प्रश्नों में से जो 25 नंबर की परीक्षा है तो यह आप 100% स्कोर गेन करके आएंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप सभी लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका शेयर एक छात्र की बैक पेपर को लगने से बचा सकता है। एक शेयर छात्र की बैक रही एक छात्र को उसके रोजगार को दिला सकता है। अगर सोचो साथियों उसकी बैक लग गई और आने वाले समय में वैकेंसी आ गई, वह उस वैकेंसी से वंचित रह जाएगा, मतलब आपने उसका एक रोजगार का हक मार लिया। अर्थात कह सकते हैं हमें ना तो उसका रोजगार छीनना है और गुरु की गुरुदक्षिणा या दीक्षा जो भी है वो भी हमें अदा करनी है। और आज की जो गुरुदक्षिणा या हमारी दीक्षा है वो यही रहने वाली कि आपको वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करना है, मतलब भारत के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचा देना है। अगर ये वीडियो कोने कोने तक पहुंच गया तो साथियों मेरा वादा है कि आपका जो शेयर होगा वह उस बच्चे को जो उसकी बैक लगने वाली थी बचा देगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम यही होने वाला है साथियों। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देर किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मां सरस्वती का ध्यान करेंगे और मां सरस्वती का ध्यान करने के बाद वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें मां बीणा वादिनी, ताकि हम आप लोगों के लिए जो हमने बेड़ा उठाया हुआ है, जो हमने एक रास्ता चुना हुआ है, जिस कर्तव्य पथ पर हमने चलने का एक प्रण लिया हुआ है, संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प को साथियों हम लोग पूरा कर सकें और आपकी परीक्षा में आने वाले प्रत्येक प्रश्न को हम आपके अंदर, आपके जहन के अंदर पूरी शिद्दत से उतार सके। क्योंकि कहावत होती है ना साथियों, एक होता है दिल में उतरना और एक होता है दिल से उतरना। तो रचित सर दिल से उतरने वाले विश्वास नहीं करते, हम दिल में उतरने वाले हैं आज, तो याद रखिएगा। क्योंकि
आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। इतना जबरदस्त सेशन आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो चलेगा, मां सरस्वती को ध्यान करेंगे और उसके बाद बिना किसी देर किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्वृता, या बीड़ा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवहि सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहम्। तो चलेगा साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर को किए हुए। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। इससे पहले आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और जितने भी प्रश्न हो हम आपके सामने स्क्रीन पर जैसे ही प्रश्न आए आप उस प्रश्न को लगाकर देखिएगा और उसका उत्तर जो है आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत देना है। क्योंकि देखिएगा साथियों, अगर आप उत्तर को कमेंट सेक्शन में देंगे तो इससे एक लाभ होगा कि आपका जो वीडियो होगा, मतलब आपका जो सवाल होगा वो आपके बिल्कुल जहन में उतर जाएगा। अगर गलत हो गया तो आप यहां से सीख जाएंगे और सही हो गया इसका मतलब आपने की जो तैयारी है सही दिशा में है और आप अच्छा प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग कॉपी कलम को लेकर बैठे और सवाल को लगाएं। और लगाने का सबसे बड़ा ये प्ले होगा, हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि डीएलएड की जो परीक्षा है इसमें कॉपी को कैसे लिखा जाता है जिससे आप पूरे में पूरे नंबर ला सकें। देखो होता क्या है साथियों, आप सभी लोग कह सकते हैं फ्रेशर स्थिति से गुजरे हुए होते हैं और सबसे बड़ी समस्या होती है ना, हमारी एक बीमारी है। वो बीमारी साथियों ये है कि शॉर्ट मेथड। इस शॉर्ट मेथड ने साथियों आपको बिल्कुल खोखला बनाकर रख दिया है। क्योंकि ये ट्रिक जो आई ना इस जगत में, ये ट्रिक बहुत ही खतरनाक होने वाली है। क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ रखी है, अब पेपर में तो कॉन्सेप्ट पूछता है साथियों, बेसिक से लिखना है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत उत्पन्न करती है और शॉर्ट ट्रिक पर नंबर हमें 0 मिलता है। तो साथियों हम पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं और पूरा विधिवत जैसे आपको डीएलएड की कॉपी लिखनी है वैसा लिखने वाले हैं। तो आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है साथियों, तो आप सभी लोग पूरी मेहनत के साथ पूरी शिद्दत के साथ लग जाइएगा क्योंकि आज का की जो क्लास होगी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। आइएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 8x, x और 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है ये प्रोपोर्शन होता क्या है, समानुपात क्या होता है साथियों। तो हम समानुपात की बात करें, यहाँ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात बराबर। जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं इसी को हम लोग साथियों कहते हैं समानुपात। और समानुपात की प्रोबेबिलिटी होती है साथियों बीच वाली संख्या की गुणा क्या होती है साथियों, बाहर वाली संख्या के गुणा के बराबर होती है। तो आइएगा सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ साथियों, यह समानुपाती जब है तो यह कैसे हो जाए 8:x, प्रोपोर्शन है x रेशियो क्या हो जाएगा 18 के। अब जैसे यही अब कुछ लोग क्या करेंगे साथियों, ट्रिक लगा देंगे 18 144 आराम से आंसर लेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब इस लाइन को जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो अनुपात में होता है साथियों कहा जाता है बटे में जाता है। प्रोपोर्शन मतलब हमने बताया था प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है कि यह अनुपात कैसा होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो यहाँ साथियों हो जाएगा x/18 हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, यहाँ से 18 साथियों कितना हुआ 144 हो गया और बराबर x इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों x² यानी x। अब 144 किसका स्क्वायर है, तो साथियों याद रखें √144 किसका स्क्वायर है 12। अर्थात कह सकते हैं x की जो आंसर है, x की जो वैल्यू है हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है 12 आंसर होने वाला है। 12 इस प्रश्न का राइट आंसर है। पूरी शिद्दत के साथ आपको समझ आया होगा। सभी लोग अपने उत्तर को जो है प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें जिससे आप सर्वाधिक अंकों को गेन कर सकें। आइएगा हम लोग बिना किसी देर के दूसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है साथियों, 15 मजदूर किसी काम को 45 दिनों में पूरा करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिवस में पूरा करेंगे। चलेगा, बहुत अच्छा जबरदस्त प्रश्न है साथियों। 15 मजदूर किसी काम को 45 दिनों में पूरा करते हैं तो 30 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वर्क एंड टाइम का प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आपको साथियों पता है जो हमारा कुल काम होता है, जैसे हमें पता है जो आपकी क्षमता होती है, जैसे हमने कहा कि रमेश है, रमेश की क्षमता या 1 घंटे में 5 लड्डू खाता है,
इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रमेश 4 घंटे में कितना लड्डू खाने वाला है, सिंपल सी बात है, जब 1 घंटे में 5 लड्डू खाता है तो 4 घंटे में 4 पंचे 20 लड्डू खाने वाला है। तो वही स्थिति यहां पर होती है साथियों, जो टोटल वर्क होता है अर्थात कुल कार्य बराबर। आप यहां पर साथियों क्या लिखेंगे, जो कुल कार्य होता है यह किसके बराबर होता है, उसकी क्षमता और गुणे दिवस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है साथियों, दिवस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से वही स्थिति, अब यहां पर क्षमता की स्थिति, क्षमता की जगह पर मजदूर की स्थिति है, तो आप लोग क्या करते हैं, मजदूर इंटू दिवस कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते, तो मतलब 15 गुणे हो जाएगा। यहां पर एक बार चाहे तो आप फार्मूले को भी लिख सकते हैं, M1D1 बराबर साथी क्या हो जाएगा, M2D2। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि कार्य जो होता है उन व्यक्तियों और उनके दिवस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर 15, अब सीधे सिंपल सी बात है, पहली लाइन की गुणा करा लो, बराबर कर दो, दूसरी लाइन की गुणा के आपका मान निकल गया। 15 मजदूर हैं और कितने कार्य दिवस में करते हैं, 45 कार्य दिवस लेते हैं, और 30 मजदूर पूछ रहे हैं कितने कार्य दिवस लेंगे। अब देखिएगा साथी, हम चाहे तो यहां से काट देते हैं, 15 दूनी कितना हुआ साथी, 30। जो चीज गुणा में होती है साथी वो कहां जाती है, डिवाइड में जाती है, यानी डिवाइड में 2 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अब 2 से साथियों अगर भाग करोगे तो 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4 करोगे और 1 शेष हो जाएगा, यानी 22.5 दिन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सभी को पूरी क्लियर हो रही होगी सारी क्लास, ठीक है। तो पूरी शिद्दत के साथ आप सवालों को लगाते रहिएगा, किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आइएगा हम लोग तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं कि आज का तीसरा प्रश्न क्या रहने वाला है। आप सभी लोगों को समय दिया जाता है, अगर आपको लगे कि सवाल में कोई समस्या तो आप वीडियो को स्किप करके पीछे बैक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आने वाला है, लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10, 2x² प्लस 5x प्लस 10 के गुणनखंड क्या कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। यह हमसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अलजेब्रा का ऐसा प्रश्न, मतलब जो कह सकते हैं आपका दिमाग जो है हिला दे, तो आप इससे परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर साथियों ये हमारी कह सकते हैं एक ऐसी समीकरण है, एक त्रिघातीय समीकरण है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए हम कैसे पहचानेंगे यह द्विघातीय समीकरण है या त्रिघातीय समीकरण है। तो साथियों याद रखिए, बहुपद की जो सबसे बड़ी वाली घात होती है, बहुपद की जो सबसे बड़ी वाली घात होती है साथियों, उसी को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देखेंगे बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, मतलब जो हमारी चर राशि है उस चर राशि की सबसे बड़ी पावर क्या है। यहां अगर x की पावर देखिए साथियों 1 रहने वाली, यहां x की पावर 2 रहने वाली, यहां x की पावर 3 रहने वाली है। इसका मतलब इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो 3 घात है, इसलिए जो समीकरण हुआ यह त्रिघातीय समीकरण हो गया। और इस त्रिघातीय समीकरण में हमें कैसे कॉमन लेना है, देखो यहां पर हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अब यह प्रश्न निर्भर करेगा कि आपका किस लेवल का है। अब प्रश्न आपके पेपर में 2 लेवल के आते हैं, एक तो 1 नंबर का प्रश्न आता है, एक तो 2 नंबर का प्रश्न आता है साथियों। अगर 1 नंबर में आएगा तो हम कैसे करेंगे और 2 नंबर में आएगा तो हम इस प्रश्न को कैसे करने वाले हैं। अब चाहे 1 में आए चाहे 2 नंबर में आए, सर क्या आंसर में भी कोई परिवर्तन होगा, तो साथियों एक प्रश्न का उत्तर तो एक ही रहता है, आंसर एक ही रहेगा, बशर्ते तरीके बदल जाएंगे। आइएगा हम लोग पहले इसको करते हैं केवल कॉमन फैक्टर के आधार पर। अगर यह प्रश्न 1 नंबर में आता है तो कैसे करेंगे, हम यहां पर इसको साथी देखेंगे 4 है पर यहां हमारे पास x², यहां x की पावर 3 है। इसका मतलब हम यहां से सबसे पहले तो आप सवाल उतार लीजिए, यहां पर x³ प्लस 2x²। सोल्यूशन जब आप देंगे तो सबसे पहले आपका कर्म है कि आप सवाल को उतार। अब दो फैक्टर में क्या करोगे, दो में कॉमन ले लोगे, तो इन दोनों में देखिए साथियों क्या कॉमन मिल जाएगा, x² कॉमन मिल जाएगा। जब x की 3 घात है, 2 घात निकल गए साथियों, आप लोग बताइए कितनी घात बची, तो आपको तुम कहेंगे सर 1 घात बची है। यहां 2 घात थी पूरी चली गई, मतलब क्या रह गया साथियों, 2 रह गया। अब आपको कुछ भी करिए है ना, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, है ना, कुछ भी ऐसा करो कि x+2 अगले वाले टर्म में बच जाए। अर्थात हमें x+2 बचाना ही बचाना है, मतलब कुछ भी करो दुनिया एक तरफ हो जाए, हमें x+2 बचाना ही बचाना है। अगर हम यहां से 5x था, हमने केवल x रखा साथियों, इसका मतलब हमें यहां से क्या कॉमन निकाला, हमने यहां से 5 कॉमन निकाली है। अब हमें पता है जो चीज 2 बार लिखी है इसको हम लोग 1 टाइम लिख देंगे x+2, और इसको हम लोग x² प्लस 5 को एक साथ लिख देंगे, और यही हमारे साथियों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने बड़ी ही शिद्दत के साथ आ गया। आप सभी को बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्नों की श्रृंखला समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए। मतलब शेयर करते रहना है, मतलब वीडियो को इतना शेयर करना है कि जब ये क्लास समाप्त हो तो व्यूज जो है कम से कम आपका 2000 प्लस हो जाना चाहिए। ये आप लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि आज की क्लास हमने आपको समर्पित कर दी, क्लास आपकी है और यह जो सरखड़े हुए हैं ये भी आपके प्रति समर्पित है। तो आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि इस क्लास को अपार स्नेह दें। आइएगा हम लोग चौथे प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जो हमारा सेट का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है साथियों, समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय a बराबर
ए बराबर दिया हुआ है, एक्स सदस्य है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स सदस्य है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, जहां एक्स एक विषम संख्या है, जहां एक्स एक विषम संख्या है। ये पहला हमें दिया हुआ है, एक्स एक क्या है साथियों, विषम संख्या है, ये ए बराबर दिया हुआ है साथियों। इसके बाद बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर हमें दिया हुआ है 2 3 5 और 1, 2 3 5 और 1। तो पूछा है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। चलेगा, सेट का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे और हो सकता है देखते ही देखते कुछ लोगों के पसीना भी आ चुका हो कि यह सोचे कि सर ये प्रश्न कहां से डाल दिया, इसमें तो सारे मेथड आ रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं समीकरण के ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं कि हमने इन सब चीजों को दोबारा नहीं देखा। चलेगा, हम बी को यहां पर लिखे दे रहे हैं कि बी का जो सेट है हो सकता है आपको उधर ना दिख रहा हो। तो बी बराबर साथियों दिया गया है 2 3 5 और 1, 2 3 5 और 1। तो हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या रहने वाला है। सभी साथी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। हम भी देखते हैं कि कितने लोग इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप सभी लोग इस प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आइएगा देखिएगा साथियों, सबसे पहले तो हम आप बात करते हैं यह सेट क्या होता है। अगर हम लोग समुच्चय की बात करें, समुच्चय का मतलब होता है या अवयवों का एक ग्रुप होता है। जैसे हमने कहा कि आप लोग जब पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ग्रुप में पढ़ रहे हैं, 4 5 6 7 लोग आपके साथ हो सकता है बैठे हो, कोरिलेशन हो, इसी को साथियों हम लोग सेट कहते हैं। जैसे अच्छा आप सोचो, जब आपकी शादी होती ना, तो आप अपनी दुल्हन के लिए या दुल्हन के लिए हो सकता है, अब लड़कियां जाती हैं, अब लड़कियां तो नहीं कर सकती है दूल्हे के लिए, लेकिन लड़के जो है जरूर करते होंगे। तो आप चूड़ी का सेट बनवाने, क्या उसमें एक चूड़ी होती है, नहीं कई सारी चूड़ियां होती, कंगन भी होता है ना। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या होता है, यहां पर अवयवों का एक समुच्चय समूह होता है। उसी अवयवों के समूह को ही साथियों हम लोग क्या बोलने वाले हैं, समुच्चय बोलने वाले हैं। यानी कह सकते हैं सेट ऑफ डेटा जो होता है, सेट ऑफ जो नंबर होता है, सेट ऑफ लेटर होता है साथियों, तो इसी को हम लोग समुच्चय बोलने वाले हैं। आइएगा साथियों, यहां पर पहला समुच्चय ए बराबर दे रखा है। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है ए एक ऐसा समुच्चय है, अभी ये अलग मेथड में है, दोस्तों मेथड है, हम आगे देखिएगा इसको व्यक्त करें। यक्ष सदस्य है किसका, 5 का, लेकिन 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। यानी यक्ष का वह मान लेना है जो 5 के बराबर भी हो और 5 से छोटा भी हो, लेकिन होना कैसा चाहिए साथियों, विषम संख्या होना चाहिए। तो अब हम लेते हैं 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा 5 से छोटा ही रहना चाहिए, और छोटा रहेगा तो इतना चलेगा, थोड़ा बराबर तक भी चल सकता है। आइएगा बी वाला जो टर्म दिया है साथियों 2 3 5 और 1। अब हमसे पूछा गया है साथियों ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। इंटरसेक्शन का साथियों मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन वैल्यू होती है उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, और यूनियन का मतलब होती है, सब लोग चले आओ ना यूनियन बना के, यूनियन तो आप लोग समझते हो ना, एकता होती है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होगा जो कॉमन होगा। अब हमें ऐसी वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। यहां देखो साथियों 1 है, यहां भी 1 है, इसका मतलब हम लोग 1 लिखेंगे। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, हमने 3, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। क्या साथियों यहां 2 है, इसमें है नहीं है ना, तो जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अर्थात ए इंटरसेक्शन जो बी का मान आएगा साथियों 1,3,5 आ जाएगा। अब अगर इस मेथड में दिया है तो इस मेथड, अगर आंसर कभी हो सकता है आपको इस मेथड बना दे, इस वाली विधि में देते तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू द एक्स सदस्य है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, जहां एक्स एक विषम संख्या है, आप ऐसे भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी आंसर आपके पेपर में बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, ऐसे ही दे देना होगा। तो यह इस प्रश्न का आंसर रहा। तो हो सकता है आपको समझने में भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार देखो। हम आपको बता दें, अगर आपने वीडियो को 11 बार देख लिया ना, इस समय भोलेनाथ के दिन चल रहा है, सावन का महीना है ना, तो भोलेनाथ का दिन है, और आपको बता दें संसार में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता भी कौन से, भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ क्या चाहते हैं कि आप 11 परिक्रमा हमारे करो, अगर 11 नहीं तो 7 फिर भी करो भाई। भोलेनाथ पर जाते हो, कितनी बेलपत्र चढ़ाते हो, 7 चढ़ाते हो ना, तो कम से कम अगर इस वीडियो को 7 बार आप देख लोगे ना, तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं होगा। तो अगर पहली बार में समझ नहीं आता तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बार देखिए। गारंटी है अगर आपने पेपर तक आपको कई बार कंठस्थ कर लिया तो किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आओगे। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, -3 की पावर 4 और डिवाइड करना है -3 की पावर 2 का मान क्या है, का मान
क्या होने वाला है। आएगा साथियों, यहां से देखते हैं, हमने पढ़ रखा है कि जब भी कभी क्या होता है, अगर बेस वैल्यू बराबर हो, अगर आधार संख्या क्या हो साथियों बराबर हो और भाग की स्थिति करनी हो, तो भाग में घातें साथियों क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। भाग में साथियों क्या होता है, भाग में घातें घट जाती हैं। तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा, हमें भाग में घातों को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहां पर भी साथियों क्या करना है, -3 के पावर 4 है, डिवाइड करना है -3 की पावर 2 को। तो हमें -3 की पावर हमने क्या बताया, घट जाएगा तो 4 - 2 कर देंगे, तो -3 की पावर साथियों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब -3 की पावर 2 का मतलब होता है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस माइनस साथियों कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का क्या है साथियों, यही इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। आप सभी लोग हमारे लगाने से पहले कमेंट में आंसर दे दिया करिए। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है ना, 1 साल मेहनत की है, तो आपके आंसर जो होंगे, जैसे ही हम प्रश्न लिखते हैं आपको लगा रही है ये तो सर बच्चों वाला प्रश्न है, हम आपको आराम से कर देंगे। तो सभी लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करिए, ठीक है। चलेगा, आएगा अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये a बराबर 2, 3, 5, फिर से सेट का एक प्रश्न है। ये a बराबर 2, 3, 5 है और b बराबर 4, 5, 6, b बराबर 4, 5, 6 है। तो a यूनियन b कामा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हमसे इस बार यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पूछे हुए, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर, क्योंकि हम आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बता चुके हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब साथियों क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, मतलब 2, 3, 5, 4, 5, 6। सॉरी, यूनियन का मतलब होता है साथियों सभी लिखना है, जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो नहीं है वो भी लिखना है। अब देखो 2 इस वाले में है, इसमें है, नहीं है, फिर भी आपको लिखना है। 3 यहाँ है, नहीं है, फिर भी लिखना है। 5 यहाँ है, यहाँ भी है, फिर भी लिखना है। मतलब यहाँ पर कॉमन है तब तो लिखना ही है, कॉमन नहीं है फिर भी लिखना है। अब 4 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखिए। 5 इसमें है, इसमें भी, लेकिन हम लोग लिख चुके हैं। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी हमें लिखना है। और यही साथियों आपका क्या हो जाएगा, यही साथियों आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। आइएगा हम लोग बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी पर। इंटरसेक्शन का मतलब हमने बताया था जो 2 कॉमन मिलेगा वही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब लिखा जाएगा 5। उसके बाद 6 यहाँ नहीं है, इसका मतलब जो इसका इंटरसेक्शन होगा साथियों, इंटरसेक्शन ओनली 5 रहने वाला है। और यूनियन क्या रहेगा, 2, 3, 5, 4 और 6 इसका क्या रहने वाला है, इसका यूनियन रहने वाला है। तो यह सभी को समझ आ रहा होगा। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। जो हमारा प्रश्न है देखते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 था साथियों, या 6 नंबर था, ठीक है। सभी लोग नंबर ध्यान रखें, और नंबर अगर गलत भी हो जाएगा फिर भी कोई बात नहीं, हम जबरदस्त तरीके से जितने प्रश्नों का संकल्प लिया ना, आप लोग अपना नंबर डालते रहेगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ वास्तविकता रचिसर ने कितने प्रश्न आपको कराए। यह 51 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हमने इस श्रृंखला को 2 भाग में बांटा हुआ है। तो लगभग 20 से 21 प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं, और अभी तक हम लोगों ने 6 प्रश्न किए हैं, और लगभग आधे घंटे की दूरी हम लोगों ने तय की हुई है, 30 मिनट की दूरी है ना। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है। और अगर आप अभी जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अभी से क्लास को देखिए और पीछे वाली क्लास को आप बाद में देख लीजिएगा, बाद में स्किप करके देख लीजिएगा, है ना। तो स्थितियां आप लोग समझते रहेंगे। और आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है उस चीज को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है x² + 7x + 12, और इसको डिवाइड करना है साथी, इसको डिवाइड करना है x + 3 से। x + 3 का मान है, का मान आएगा साथियों। अब देखिएगा यहां पर इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। इस प्रश्न को 2 तरीके से लगा सकते हैं। वो तरीके कौन से होने वाले हैं, यह प्रश्नों के नंबर पर स्थित करेगा या आपके मेथड पर निर्भर करेगा कि आप इसको कैसे करने वाले हैं। हम आपको दोनों मेथड बताने चल रहे हैं। आप पेपर में जैसे भी लगाएंगे आपको कंप्लीट नंबर मिलने वाला है, मतलब आपका नंबर जो है 1 अंक भी कोई नहीं काटेगा। और बाकी जो लोग देख रहे हैं इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में देंगे, और देखते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। आएगा सवाल लिखा है x² + 7x + 12 को अगर डिवाइड किया जाता है x + 3 से तो मान क्या होने वाला है। तो साथियों पहला हम लोग फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे। 12 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको गुणा करें तो 12 मिले और जोड़ने पर 7 मिले। आपके मन में तुरंत विचार आएगा सर 4 3 12 और 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब आप इसको साथियों क्या लिख सकते हो, यह सवाल आपका है x² + 7x + 12 डिवाइडेड बाई x + 3 आएगा।
और प्रयास करिए बराबर के नीचे बराबर लगाकर, तो इसको आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, है ना। अभी तो 4 3 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x के बराबर लिख सकते हैं, प्लस 12, और बटे में जो x प्लस 3 चल रहा है साथियों उसको आप चलने दीजिए। अब अगर हम यहां से इन दो में कॉमन ले लेंगे और इन दो में कॉमन ले लेंगे, यहां से अगर हम कॉमन ले साथियों, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, इसका मतलब एक्स कॉमन मिलेगा खाली। जब हम एक्स कॉमन निकालेंगे साथियों तो यहां से एक्स बचेगा और यहां से क्या बचेगा, 4। और हमने बताया था जो यहां पर कॉमन आता है अगली बार में वो हमें लिखना ही होता है, एक्स प्लस 4 हम लोग यहां भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 3x था, एक्स रह गया, इसका मतलब हमने प्लस 3 क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 हो गया। अब देखिएगा साथियों, हम लोग अगर बात करें जो चीज दो बार होती है वो हम लोग उसको कितने टाइम लिखते हैं, हम लोग उसको 1 टाइम लिखते हैं, और 1 टाइम लिखने पर यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, और x प्लस क्या हो जाएगा साथियों, x प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x प्लस 3 रहने वाला है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो सभी लोग कोई बात नहीं, केवल आवाज को सुनते रहेगा, हम आपको हो सकता है आगे यहाँ x प्लस 3 से x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथी, x प्लस 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इस मेथड से भी इसको लगा सकते थे। तो ये पहले इस प्रश्न का आंसर है। अगर सेकंड मेथड से कुछ लोग क्या करेंगे, फैक्टर मेथड सोचेंगे, फैक्टर मेथड सर बहुत क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है कि हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एज यू विश, आपका जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हो। हम लोग डिवाइड मेथड से भी बता देते हैं। x प्लस 3 से आपको डिवाइड करना है किसको साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को, है ना। इसको डिवाइड करना है, और इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ x की पावर साथियों कितनी है, 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब हमें एक पावर लेनी पड़ेगी, एक पावर लेंगे भाई, x हम ले लेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, भाग में क्या होता है, घटाना होता है, एक संख्या को हर बार हटाना है। तो अब देखिए x की x से गुणा कराएंगे साथियों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की 3 से गुणा कराएंगे साथियों कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए आप लोग जब भाग करते थे फिर घटाते थे, और घटाने पर निशान साथियों क्या हो जाते हैं, बदल जाते थे, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 7x में से 3x गया साथियों, कितना बचा, 4x, और उतार लिए हमने अगली बार से कौन से, 12। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा मेथड है, इतना अच्छा मेथड आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। अब यहाँ 4x है, यहाँ x है, इसका मतलब हमें इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो हम इसको प्लस 4 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4 से इसकी गुणा कराएंगे साथियों क्या हो जाएगा, 4x, और 4 से 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब निशान बदल दीजिए, देखो प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, जीरो रिमाइंडर हो गया। अर्थात वो हमारा भागफल आया साथियों x प्लस 4 आया, और x प्लस 4 ही हमारे इस प्रश्न का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो चाहे तो आप फैक्टर मेथड से लगाना चाहे फैक्टर मेथड से लगा सकते हैं, और डिवीजन मेथड से लगाना चाहे तो आप डिवीजन मेथड से लगा सकते हैं। x प्लस 4 इस प्रश्न का क्या होगा, जबरदस्त आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप सभी लोग इसको आराम से कर लेंगे। हम साइड में हट गए, तब तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि हमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। आएगा, हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, ओ वृत्त का केंद्र दिया गया है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और यहां पर बताया कोण एओबी बराबर 80 डिग्री, कोण एओबी 80 डिग्री है। तो कोण एडीबी की माप क्या होगी, कोण एडीबी की माप क्या होगी, यह हमसे पूछा गया साथियों। चलेगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ओ वृत्त का केंद्र, सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, आएगा, एक वृत्त बन के तैयार हो गया साथियों। अब आप देखिएगा, हमसे कहा गया ओ वृत्त का केंद्र, तो ओ हमने केंद्र दे दिया, यहां पर ए, ओ वृत्त का केंद्र है डी, और यह डी पॉइंट दे दिया। हमसे कहा गया एओबी, एओबी साथियों क्या है, एओबी 80 डिग्री, एओबी क्या है 80 डिग्री। चलेगा, एओबी हमें दिया गया है 80 डिग्री, एओबी कितना दिया गया है 80 डिग्री दिया गया है। अब हमें यहां से निकालना है एडीबी, कितना निकालना है साथियों, एडीबी निकालना है, अर्थात इस कोण का मान ज्ञात करना है। इस कोण का हमने क्या नाम दे दिया, एक्स दे दिया। अब आपको बताना है साथियों यह कितना डिग्री का आंसर रहने वाला है। तो इससे पहले हम आपको कुछ थ्योरम्स बता दें, उन थ्योरम को आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। यह जो थ्योरम है, अगर हम इसको यहां से मिला दें, देखिएगा साथियों, हमने यहां मिला दिया और इसको नाम दे दिया
सी, इसको नाम क्या दे दिया साथियों, सी नाम दे दिया। आइएगा, इसको नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। अब यहां से आप देखिएगा, जो किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ध्यान से देखिएगा, किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब यह केंद्र वाला कैसा होता है, दुगना होता है। अगर यह 10 है तो यह कितना होगा, 20 होगा। अगर यह 20 है तो कितना होगा, 40 होगा। अगर यह 40 है तो कितना होगा, 80 होगा। यह स्थिति रहती है। मतलब हमने बोला यहां से कोण AOB बराबर, कोण ACB बराबर, ACB बराबर 1/2 कोण AOB, मतलब इसका यह वाला जो कोण होगा आधा होगा। तो यहां से कह सकते हैं 1/2 कोण AOB का मान साथी कितना है, 80। तो यहां से आप इसको काट लोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री। हमने ACB निकाल लिया, ACB। अब आप देखिएगा कोण ADB प्लस कोण ACB बराबर 180। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 180 है। तो हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई है पूर्ववत क्लास में कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं, अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं, तो इस प्रकार बने सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। जब यह 40 है साथियों, कितना निकाला आपने, यह 40 निकाल लिया, तो इसको निकालने के लिए आप मान डाल दीजिए ADB, कोण ADB बराबर हो जाएगा प्लस यहां से ACB आपने निकाल लिया, 40 बराबर 180। 40 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस कर दोगे 40, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा साथियों 140 डिग्री। 140 डिग्री इस प्रश्न का क्या होने वाला, सही आंसर होने वाला है, जो कि आपके सामने आ चुका है। सभी को यह प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर किसी को लगे कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो के कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या का जरूर निराकरण करेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें कोई समस्या है, हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया, तो हमारे थंबनेल पर मेरा नंबर लिखा हुआ होगा 8299474848, उस नंबर पर आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपकी समस्या का निराकरण 24x7 डेज किया जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, आइएगा अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर साथियों 9 रहने वाला है। 9 नंबर पर बात करेंगे साथियों, देखिएगा 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2000 रुपए का 5% सरल वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, सरल वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, यह हमसे साथियों पूछा गया है। 2000 रुपए का, तो सबसे पहले तो हमने देखिएगा जो रुपए मूल राशि होती है इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे साथी मूलधन जो है, मूलधन इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल होता है। या कितना है साथी, 2000 रुपए। अब कुछ लोगों के देखते ही, सवाल को देखते ही मुंह में पानी आ, जैसे ऐसा नहीं बतासे खाते हैं, जब बतासे के ठेले के पास से बोलो तुरंत मुंह में पानी आ जाता। सवाल को देखा रहे बहुत कितना सरल है, तुरंत 2000 गुणे मतलब कर देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। नहीं साथियों, आपको पूरे एक एक चीज को, एक जो हमारा शब्द है उसको पहले लिखना है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर ये समझता है आपने किसी पीछे वाले को टिप टाप लिया है ना, नकल कर ली। तो ऐसी स्थिति कुछ नहीं लिखना है। मूलधन 2000। अब ये 5% क्या है साथियों, दर है, दर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R% साथियों कितना रहने वाला है, या 5% रहने वाला है। समय की बात करें साथियों, जो समय है हम लोग जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, या कितना होने वाला है, 2 वर्ष रहने वाला है। अब आइएगा, अब हम लोग अपना देख सकते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है। तो ब्याज बराबर साथियों आपने पढ़ रखा है, इसको SI से रिप्रेजेंट करते हैं, PRT/100 होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है साथियों, 100 होता है। तो मूलधन साथियों है 2000 रुपए आपने लिख रखा है, गुणे दर है साथियों 5 और समय है साथियों 2 वर्ष, और बटे क्या कर देना है, 100 कर देना है। 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से देखिए 5 दूनी 10 हुआ और 10 दूनी 20 हो गया, अर्थात कह सकते हैं जो ब्याज है वो कितना बनेगा साथियों, 200 रुपए। इस प्रश्न का क्या हो गया, 200 रुपए ब्याज होगा। अगर यहीं पर साथियों तो ब्याज पूछा गया था, हमने निकाल लिया। अगर साथियों मिश्रधन पूछ लेता कि मिश्रधन क्या होगा साथियों, तो मिश्रधन आपसे क्या होगा, तो साथियों याद रखें मिश्रधन बराबर जो होता है वो क्या होता है, मूलधन में जो हमारी मूल राशि थी अगर उसमें हम ब्याज को ऐड कर दें तो हमारा साथियों क्या प्राप्त हो जाएगा, मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन 2000 रुपए हमने उधार लिया था,
₹200 हमारा ब्याज बना, तो इस प्रकार से मिश्रधन साथियों कितना बन गया, ₹2200 बन गया। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके प्रश्न में जो सवाल पूछा गया साथियों, उस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, उस प्रश्न का आंसर साथियों 200 रहने वाला है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है ना। हो सकता है सभी को नींद लग रही है, तो मतलब सोना नहीं है, बिल्कुल जागते रहना है, क्योंकि अगर जागते रहोगे, भाई कहावत है ना, सुनिए, जो जागता है वही पाएगा, है ना। कहावत है ना, मायूस मत होना जिंदगी में किसी भी वक्त, मायूस मत होना जिंदगी में किसी भी वक्त, तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी में किसी भी वक्त, तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, बशर्ते आग अपने दिल की ठंडी नहीं होने देना है। आज आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग देख रहे हो अनंत अंबानी की शादी, लगभग सुनने में आ रहा है 4000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, है ना। 4000 करोड़ रुपए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बेवकूफी पूर्ण कार्य। अगर आप प्रत्येक जनता में अगर 1-1 करोड़ रुपए भी बंटवा देते ना, तब भी पता चलता 125 करोड़ रुपए खर्च होता, और सभी जनता की हमें क्या मिलती, दुआएं मिलती। तो अगर आप वास्तविकता अनंत अंबानी की तरह अपनी शादी को करना चाहते हो, तो दिल में आग होनी चाहिए कि हमें इतना मेहनत करना है, इतना संघर्ष करना है कि हम उस मुकाम को हासिल कर सकें, और हम भी ऐसे कार्य कर सकें। बशर्ते आप लोगों से हम ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे ऐसे गंदे कार्य करोगे ना। शादी में पैसा जितना हो सकता है जायज रूप से उतना खर्च करिए, और बाकी सामाजिक कार्यों में आप दान कर दीजिए। फिर पता चले आपने शादी में पैसा खर्च किया, फिर रिचार्ज का पैसा, और तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइएगा जो अगला प्रश्न है आज का 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग लगभग 50% दूरी कवर कर चुके हैं, सभी लोग देखते रहिएगा। जो आज का 10वां क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, समझिएगा सभी लोग। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2/x-1 प्लस 3/1 -x का मान क्या होगा, ये आपको सरल कीजिए, इसको सरल करना है, सरल कीजिए। यह हमसे पूछा गया साथियों, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो अब इस सवाल को कुछ लोग देखेंगे, तुरंत क्या करेंगे, लासा निकालना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी वही करने वाले हैं। 2/x-1 हो जाएगा प्लस 3/1 - x हो जाएगा। 3 साथियों क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ साथी, अगर नीचे की संख्या समान होती है तब तो हम उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, और जब अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं साथियों, अलग अलग होती है तो दोनों की गुणा करा लेते हैं। यहाँ पर तो हम गुणा कराने की प्रदर्शन में, लेकिन नहीं, अभी हम थोड़ा इसको और सही करेंगे। इसको आप ऐसे रहने दीजिए 2/x-1। अगर हम यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालने साथियों, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 यहाँ क्या हो जाएगा, x-1। देखो नीचे का इंटीजर वैल्यू समान हो गया, नीचे का जो हर है वो क्या हो गया, समान हो गया। और समान हो जाता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाली को अगर घटाना है तो घटा लेते हैं, जोड़ना है जोड़ लेते हैं। तो 2 - 3 करेंगे साथियों, कितना हो जाएगा, -1 बचेगा। अब -1 चाहे यही रहे, यहीं पर छोड़ दीजिए, और अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो आप 1 क्या कर सकते हैं, 1 - x भी कर सकते हैं। यह भी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों इस प्रश्न के सही आंसर हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से किसी क्लास को समझ आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। दोनों प्रश्न सही, चाहे -1/x-1 करिए, चाहे 1/1 - x कर दीजिए, दोनों ही इस प्रश्न के क्या होने वाले हैं, सही उत्तर होने वाले हैं। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जो आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहने वाला है, देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करेंगे। x² + x प्लस 1/4 के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यहां हमसे पूछा गया है। ठीक है, आइएगा हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग भी पानी वानी पी लिया करें, हम लोग भी पानी पीने निकल गए थे, है ना। तो आप लोग भी पानी पी लिया करें, अपने पास में पानी, चाय, नमकीन, बिस्कुट, खाना पीना सब साथ में रखिए, क्योंकि यह क्लास जो है 2.5 से 3-4 घंटे रहने वाली है। हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हैं, तो सभी लोग जो है अपना खाना पीना साथ में रख लीजिए, ताकि ऊर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। ऊर्जा भरपूर होनी चाहिए, कहते हैं ना, हम भी है जोश में और आप भी हो जाइए, हाँ किसमें, जोश में। आएगा जबरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि x² + x + 1/4 के गुणनखंड करने हैं, तो हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। अच्छा साथियों, अगर इसको हम देखें एक तरीके से होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। इसको अगर हम 1/2 कर लें, देखिएगा साथियों, हम होल स्क्वायर बनाने का इसमें प्रयास करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है। अच्छा देखिएगा साथियों, हम लोग इसको एक्स स्क्वायर कर लें, क्या इसको आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फिर इसको 2ab के फॉर्म में, 2a का मान है x और b का मान है 1/2। अभी 2 से 2 कट जाएगा, x ही तो रह जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं x प्लस 1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। चाहे तो आप अब 1 नंबर में है तो ऐसे कर सकते हो, आप गुणनखंड करना हो आपको तो आप गुणनखंड कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो आज का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या रहने वाला है, क्या प्रश्न है इसका। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तीसरे कोण से 4 गुना है, तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, यह हमसे पूछा गया है। आइएगा देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोण क्या रहने वाले हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। हमने मान लिया यह जो साइड है या दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो यह दो कोण, इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, ठीक है। समान भुजा के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं साथियों, बराबर होते हैं। यह चीज आपको याद रखना है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यह कोण x होगा तो यह भी x होगा, अगर 2x होगा तो यह भी 2x होने वाला है। तीसरे कोण से 4 गुना, अगर हम माना तीसरा कोण, यहां लिखेगा माना तीसरा कोण x है, क्या है साथियों, x है, तो अन्य कोण अब देखिए यहां से करें 4 गुना है तो अन्य कोण क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो यह तीसरा कोण अगर x है तो ये वाली कितने 4x, जब ये 4x तो ये भी साथी कितना होगा, 4x होगा। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 अंश होता है। तो देखिएगा यहां पर नाम दे दीजिए ABC, A B और C, लिखेगा x प्लस मतलब त्रिभुज की योगफल प्रमेय से, त्रिभुज की योगफल प्रमेय से, आपको पता है त्रिभुज की योगफल प्रमेय क्या होती है कि तीनों कोणों को जोड़ो, x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4 4 8 1 9 है, 9x बराबर हुआ 180 साथियों। तो यहां से 9 से काट दीजिए तो x बराबर कितना आया साथियों, x बराबर आ गया 20 डिग्री, यानी x बराबर 20 डिग्री। आप लिख दीजिए कोण a बराबर कितना हो जाएगा, कोण a बराबर x आपने माना है तो x कितना है, 20 डिग्री है। कोण b बराबर साथियों कितना माना है, कोण b बराबर 4x माना है, तो आपको क्या करना है 4 गुणे 20 कर दोगे तो यह साथियों 80 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यही बराबर हो जाएगा कोण c भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये त्रिभुज के क्या रहे, तीनों कोण रहे। आपको तीनों कोण आपको समझ में आ गए होंगे, पूरी प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको इतना याद रखना है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर यह दो थ्योरम याद है तो ऐसा सवाल बनने वाला अगर होगा तो आप उसको 110% कर पाएंगे। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जो आज का क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहने वाला है समझते रहिएगा सभी लोग। लिखा हुआ है सवाल x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस बाई स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए हमसे पूछा गया है। इसका गुणनखंड हमें करना है कि गुणनखंड क्या रहने वाला है। देखिएगा साथियों अगर हम लोग इसके गुणनखंड की बात करें तो कुछ लोग अब यहां से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है और यह सवाल तो बहुत खतरनाक होने वाले। अरे आपको बता दें कि हम लोगों का काम ही है खतरों से खेलना, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें हमें खतरों से हित के प्रति खेलते रहना चाहिए। और आपको बता दें जो व्यक्ति गणित पर ज्यादा ध्यान देता है वो सभी विषय अच्छे कर लेता है, क्योंकि गणित जो होता है आपकी तर्क की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। गणित अपनी आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाता है,
तर्क करने की क्षमता जिस दिन डेवलप होगी उसी दिन क्या हो जाएगा, सारी चीजें साथियों आपके लिए बहुत ही इजीएस्ट वे में हो जाएंगे। और हमने आपको प्रत्येक सवाल को सरल मेथड से बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को वीडियो बहुत मजा दे रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर वास्तविकता अच्छा लग रहा है तो वास्तविकता उससे मतलब कह सकते हैं स्नेह स्वरूप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आएगा हम लोग इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर, इसका गुणनखंड क्या रहने वाला है। आएगा अगर हम लोग यहां से इसको सॉल्व करें तो यहां पर देखिएगा, लिख लीजिएगा एक बार, सवाल को उतार लीजिएगा, क्या रहने वाला है। अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर थे, यहां से माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको साथ ही हम थोड़ा सही लिख लेते हैं। चलो सही आप जैसे आपका मन हो, तो 1 प्लस 2 बाई प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस। अगर हम यहां से इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया साथियों। तो यह किसका हो गया, 1 प्लस बाई का क्या हो गया साथियों, 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस बाई का क्या हो गया साथियों, होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार ए में बी जोड़ लो और एक बार ए में से बी घटा दो। तो एक बार एक्स में साथियों हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस वाई को जोड़ लेंगे। तो 1 प्लस वाई को जब जोड़ेंगे तो बाई प्लस 1 हम सीधे करके लिख ले रहे हैं। यहां पर चाहिए साथी आप लोग क्या कर लीजिए, बाई प्लस 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हमने बाई प्लस 1 को क्या कर लिया, जोड़ लिया, और दूसरी बार बाई प्लस 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बाई प्लस 1 के निशान बदल जाएंगे। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यह रहा गुणनखंड का एक सवाल, जहां पर हमने वर्ग वाली कंडीशन को भी अप्लाई किया और वर्ग वाली कंडीशन को अप्लाई किया, और आपने उस चीज को क्या किया, बहुत ही अच्छे से समझा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, और जबरदस्त तरीके से आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर बात करें साथियों, थोड़ा स्पीड में चलने का प्रयास करेंगे, लगभग हम लोग 1 घंटा की दूरी तय करने वाले हैं और बहुत कम सवालों को कर पाया है। देखिए, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है L/B/H है, में 4:5 का अनुपात है, में 4:5:6 का क्या है, अनुपात है, में 4:5:6 का अनुपात है। उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है, 960 घन सेंटीमीटर है। यह चीज आपको याद था, उसका आयतन कितना है साथियों, 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की माप ज्ञात कीजिए, घनाभ की क्या कहते हैं, माप ज्ञात कीजिए। घनाभ की हमें माप बताना है कि माप कितनी रहने वाली है। तो घनाभ की, आइएगा साथियों हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का रहने वाला है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है, तो घनाभ की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर साथियों हम लोगों को क्या करना है, देखिएगा, बहुत ही सहज प्रश्न है, सभी लोग जो है जबरदस्त तरीके से पूरा मनोयोग बनाकर पढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिएगा हमें लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पर आप मानेगा, माना घनाभ की, माना जो ठोस घनाभ है आपका, माना ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी है साथियों, 4x है, 4x, 5x और 6x है ना। अब पूछा गया है उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर साथियों, घनाभ का जो आयतन होगा साथी, घनाभ का आयतन बराबर कितना है, 960 घन सेंटीमीटर है। आपको पता है साथियों, जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां अलग अलग होती है। इसके लिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है साथियों। यहाँ पर हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर। अब इनके मान डाल देंगे, 4x इंटू 5x इंटू 6x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू द 960 हो जाएगा, तो x क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा भाई, x इंटू x इंटू x क्यूब हो जाएगा 960 बटे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर देखिएगा 6 पंचे 30, 30 छक्को 120 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 छक्को 120, 12 8 96, यानी x क्यूब की वैल्यू 8 है, तो x बराबर साथी कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 8 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 2 मान है, x का मान साथी कितना आया, 2। हमसे पूछा घनाभ की माप ज्ञात कीजिए साथियों, तो लंबाई कितनी हमने मानी है, 4x मानी है, चौड़ाई हमारी कितनी है साथियों, 5x है, और ऊंचाई कितनी है, 6x है। तो यहां से हम x की वैल्यू जो साथी 2 आई है, इसको पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। यहाँ 5 इंटू 2 डालेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों।
और यहाँ 6 इंटू 2 डालेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा साथियों 12 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न के क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जबरदस्त तरीके से यह सवाल का जो कॉन्सेप्ट रहा होगा बिल्कुल विधिवत, हमने पूरे विधिवत कॉन्सेप्ट के साथ समझाया। और जब भी साथियों ऐसा प्रश्न आएगा तो यह 2 नंबर में प्रश्न बनेगा और आप इसको पूरा कर पाएंगे, यह हमारी पूरी आशा और उम्मीद है। तो आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से इस वीडियो का आनंद लेते रहिए। हम जो है बिल्कुल आपके अंदर जोश और जुनून की कमी नहीं होने देंगे, है ना। तो आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है साथियों, देखिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 15 रहने वाला है साथियों। यहां से देखिएगा अगर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की पर चर्चा करें, जो 15 नंबर का क्वेश्चन, एक वृत्त के एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यह पूछा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमसे साथ पूछा गया है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए मतलब अर्थात उसकी रेडियस क्या रहने वाली है उस सर्किल की, यह हमसे पूछा गया। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है साथियों। बता दें यह प्रश्न बीटीसी की जो परीक्षा है, जो डीएलएड 3rd सेमेस्टर की परीक्षा है, आपका 2nd सेमेस्टर में भी ऐसा प्रश्न बनता है। और 2nd सेमेस्टर के साथ साथ साथियों याद रखिएगा यह जो प्रश्न है आपका 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में कई बार बना हुआ है। तो हमें ऐसे प्रश्न को बिल्कुल रट लेना है, तैयार कर लेना है, समझ लेना है, ताकि हमारे पेपर में अगर कोई प्रश्न बने ऐसा तो हम लोग विद इन 2 और 3 सेकंड में कर पाए। देखिएगा साथियों यहाँ पर आंसर तो अगर हम आपको बताना चाहें तो सीधे बता सकते हैं, लेकिन आपको तो डेरिवेटिव देना है। तो क्या है, एक वृत्त खींचा गया है साथियों, एक हम लोगों ने क्या किया, वृत्त का निर्माण किया। साथियों ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही पूरी शिद्दत के साथ क्लास को पढ़ने का प्रयास करिएगा साथियों। यहां से देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, वृत्त बनके तैयार हो गया। अब कह रहे हैं एक वृत्त का केंद्र है, यहां से एक जीवा खींची गई है और जिस जीवा की लंबाई साथियों कितनी है 10 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई साथियों कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमने कहा साथियों ए भी एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमें पता है यहां हमने डाल दिया ओ नाम दे दिया, यहां हमने नाम दे दिया एम। तो हमें पता है ओएम लंब है एबी पर, ओएम लंब है साथियों किस पर एबी पर। और हमें पता है किसी जीवा पर डाला गया लंब, किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। इसलिए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर 1/2 एबी हो जाएगा साथियों। यहां से 1/2 एबी का मान 10 डाल लेंगे तो 2 पंचे 10 अर्थात कितना आया साथियों 5 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात कह सकते हैं यह जो जीवा की लंबाई है यहां से यहां तक की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमसे रेडियस पूछी गई है ना, हमसे क्या पूछा गया साथियों, हमसे रेडियस पूछी गई। हम लोग जबरदस्त तरीके से इसको करने वाले यानी ओए। अब देखो लंब है यह, तो ये कोण 90 डिग्री का और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पाइथागोरियन प्रमेय से। क्या लिखोगे साथियों, पाइथागोरियन की प्रमेय से, जो पाइथागोरियन साहब थे, पाइथागोरियन की प्रमेय से इन्होंने बताया हुआ था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ओए का स्क्वायर साथी हो जाएगा, ओए का स्क्वायर हो जाएगा ओएम का स्क्वायर प्लस एएम का स्क्वायर, है ना। तो यहां से 12 का स्क्वायर करोगे साथियों, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर डाल देंगे हम लोग, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हम लोग लिख रहे हैं ओए का स्क्वायर साथियों हमारा आया है 169, तो ओए कितना हो जाएगा √169 हो जाएगा साथियों। √169 का मतलब हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यही इसकी क्या होने वाली है, यही इसकी त्रिज्या होने वाली है, क्योंकि ओए ही इस वृत्त की क्या है त्रिज्या। अब चाहे आप इधर ले लेते तब भी हमारी कोई कंडीशन बनके नहीं आती, अर्थात वही आंसर रहता। इस आंसर में कोई भी परिवर्तन
नहीं होता। आराम से सभी लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। कहावत है ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, आज की स्थिति जो है हमारी बिल्कुल और बिल्कुल खून पसीने की होनी चाहिए। हमें रुकना नहीं है जब तक हमें हमारी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। तो हमें हमारी मंजिल के मिलने तक कार्य करना है। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी साथियों तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, रात में नींद नहीं आनी है। अगर रात में नींद आ रही है साथियों तो मिर्चा पास में रख लीजिए, मिर्चा खा लीजिएगा, है ना। तो मिर्चा खाकर आप, मिर्चा लगेगा, कड़वा लगेगा, नहीं, जाहिर सी बात है इसलिए से भाग जाएगी। तो आपको क्या करना है, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ डटे रहना है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर परिचर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। जो अगला आज का क्वेश्चन है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर से। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करना है। कहने का न्यूनतम रूप क्या होगा, का न्यूनतम रूप क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। न्यूनतम रूप क्या होगा, तो साथियों यहां पर देखिएगा इस प्रश्न को न्यूनतम रूप करने के लिए यहां पर देखिएगा साथियों सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइड का मतलब होगा एक्स प्लस 2 और स्क्वायर है यहां पर। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इसको 2 टाइम्स लिख ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। यहां देखिएगा अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख लें 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पर साथियों देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इसमें जुड़ जाएगा और एक बार इसमें 2 घट जाएगा और डिवाइडेड बाई जो हमारा एक्स प्लस टू चल रहा था इसको हम लोग ऐसे ही चलने देंगे। अब देखिए एक्स प्लस 2 से साथ ही एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर हुआ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, यही इस प्रश्न का क्या हो गया साथियों, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हुआ जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो सभी साथी जो है बहुत ही शिद्दत के साथ समझते रहे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, कोई भी सिकवा नहीं लेना है, अर्थात केवल और केवल संघर्ष करना है। संघर्ष की राह पर आए हैं तो हम लोग संघर्ष करेंगे, हमें डरना नहीं है। वो कहावत है ना, सुनी होगी आपने, पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं, पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। अगर मसाल सा जज्बा अगर आपके अंदर है तो आज उस दीपक को जलाना है, उस चिंगारी को जलाना है साथियों, वो चिंगारी रुकनी चाहिए। हम लोग अगले प्रश्न की पर चर्चा करेंगे। आइएगा अगला क्वेश्चन है लॉग 3 आधार पर 81, लॉग 3 आधार पर 81 इक्वल टू हो जाएगा 4 का घातांकी रूप क्या है, का घातांकीय रूप क्या होगा, क्या होगा यह हमसे साथी पूछा गया है। लाख का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर इसको समझेंगे हम लोग और कैसे लगाने वाले हैं, सब सारी चीजों को हम लोग करने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, यहां पर देखिएगा अगर हम लोग साथी बात करें इसको क्या होता है कि जब भी कभी लॉग ए, यहां हमने मान लो दे दिया p इक्वल टू m दिया है, तो इसको घातांक रूप में व्यक्त करना हो तो साथियों क्या हो जाएगा, यह जो आधार होता है, यह जो संख्या होती है इसके पावर में आ जाती है, इक्वल टू द p हो जाता है। यह क्या हो जाता है, इक्वल टू द p हो जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है बहुत ही शिद्दत से, इन चीजों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह सारी चीजें जो हैं आपके सामने प्रस्फुटित होती रहे। तो ऐसे यहाँ पर यह 3 किस पर चला जाए, 3 के आधार पर घात में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो log 3 आधार पे 81 इक्वल टू 4 है, तो आपको क्या करना है, 4 की पावर में 3 कर देना है, इक्वल टू 81 कर देना है। और यही इसका क्या होने वाला है, यही इसका घात, सॉरी 3 आधार पर 4 कर देना है। ऐसे करेंगे, 3 की घात पर 4 रखेंगे और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, क्योंकि हमने बताया a के आधार पे में a में m की घात रहती है, तो 3 की घात 4 इक्वल टू 81 हो जाएगा, यही घातांकीय रूप हो जाएगा। यहां से हम आपको कुछ फॉर्मूले और बताने वाले हैं जो आपके आगे काम आएंगे, आप उनको भी अभी यहीं से नोट कर लीजिए, आगे होगा तो हम वहां पर बताएंगे। log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। log क्या होता है, mn होता है, या log mn बराबर log m प्लस log n हो जाएगा। log m डिवाइड n क्या हो जाएगा, m डिवाइड n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, log m माइनस log n हो जाएगा। यह चीज आपको याद करके रखना है। अगर हमारी log m की पावर n है, log
m की घात n है साथियों, तो घात आगे आ जाती है, n log m हो जाता है। या 3 फार्मूले जो है आपको याद रखने हैं पूरी शिद्दत के साथ। अभी हम इनकी इनइक्वालिटीज को हम लोग प्रयोग करेंगे और वहां पर आप देखिएगा कैसे हम प्रश्नों को सरल और सहज बिल्कुल बना लेते हैं। आप सभी लोग तब तक इसको सेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, इतना जोरदार तरीके से शेयर करिएगा, क्योंकि अब हम आज के अभी इस समय के बाद आपसे शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम आपकी नैतिक जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं साथियों। आपकी जिम्मेदारी सर्वोपरि है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह आप करेंगे और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। लिखा है ओ व्रत का केंद्र है, ओ व्रत का केंद्र है, ओ व्रत का केंद्र है दिया गया है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण एडीसी बराबर 140 अंश, यदि कोण एडीसी बराबर 140 अंश, यदि कोण एडीसी बराबर 140 अंश, तो कोण बीएसी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण बीएसी का मान ज्ञात कीजिए, यह हमसे पूछा गया है साथियों। आइएगा हम लोग इसको समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तक कॉन्सेप्ट के साथ। तो कोण बीएसी का मान ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। देखिएगा साथियों, हमसे पूछा है ओ वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त दिया गया है ना, ओ वृत्त का केंद्र है, चलेगा। यहां से हमने इसको ओ वृत्त का केंद्र दे दिया। आप कह रहे हैं ओ वृत्त का केंद्र एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज, तो ए बी हमने इसको ऐसे कर दिया साथियों, ए बी सी डी, हमें फिगर दिया गया है, यह एक चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो दिया गया है साथियों कोण एडीसी 140 अंश, एडीसी मतलब यह कोण साथियों कितना दिया गया है 140 अंश दिया गया है। अब देखिएगा, चलो यहां पर लिखते हैं कोण एडीसी बराबर कितना है 140 डिग्री दिया गया है। तो कोण यहां से हम लोग भी निकालें, क्योंकि हमें पढ़ रखा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहां से कोण एबीसी प्लस कोण एडीसी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा साथियों। तो कोण एबीसी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कोण एडीसी, और एडीसी का मान साथियों 140 डिग्री है। तो यहां से हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली, 40 डिग्री हो गई यह कोण हमारा। अब हमें पता है कोण एसीबी बराबर, तो कोण एसीबी बराबर कितना है साथियों 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। कैसा है साथियों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यह चीज आपको याद रखना है, यह कोण कैसा है साथियों, अर्धवृत्त में बना कोण है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस चीज को आपको याद करके रखना है। अब हमसे साथियों पूछा बीएसी हवाला कोण पूछा गया है। अब हमें पता है त्रिभुज लिया 90 हो गया साथियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो यहां पर लिखोगे कोण बीएसी प्लस कोण एसीबी प्लस कोण एसीबी हो गया साथियों, प्लस कोण कोण एबीसी बराबर हो जाएगा साथियों 180 डिग्री। यहां से कोण बीएसी बराबर हो जाएगा बीएसी प्लस, यहां देखो 90 और 40 दोनों कोणों का जोड़ लेंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण बीएसी बराबर साथियों हो जाएगा 180 में से 130 माइनस होगा तो 50 डिग्री। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा 50 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई शिद्दत के साथ समझ आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आएगा बिना किसी देते हुए, बिना किसी लेट लतीफ किए हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 रहने वाला है। अगर सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलेगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या होने वाला है, 19 नंबर दिया है 15x की 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड करना है। माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए, हमसे पूछा गया है। चलेगा, यहां पर साथियों देखिएगा हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अगर हम चाहें तो सबको 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। या सबसे पहले मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए मान लीजिए, आप यहां कर लीजिए, आपको ज्यादा आसानी रहेगी। जिससे पहले आपने पढ़ रखा है, माना बाद में हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने ए मान लिया। अब हमने ए मान लिया साथियों 15, एक्स की जगह हम एक्स की घात 4 है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से 3 एक्स स्क्वायर है तो 3a हो जाएगा और माइनस 18 हो जाएगा, है ना। अब अगर हम 15 18 की गुणा करें 18 5 90 का हो जाएगा, 0 18 का 18 9 27 270 के टोटल से बढ़िया 3 कॉमन निकाल लेते हैं।
तो यहां से साथियों 3 5 15, 5 ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा और माइनस 3 6 18, 6 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों हमें 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 6 पंचे 30 के ऐसे जिनको घटाएं तो हमें 1 मिले और गुणा करें तो 6 मिल जाए। तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 और 5 है ना, 5 स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5a माइनस 6 हो जाएगा साथियों यहाँ से 5a स्क्वायर। और यहाँ से साथियों क्या ले लेंगे, दो दो में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a कॉमन मिल जाएगा साथियों, तो 5a प्लस 6 हो जाएगा। तो यहां से हमें -1 कॉमन लेना होगा तभी तो 5a प्लस 6 होगा जाके साथियों। अब यहां से 5a प्लस 6 एक फैक्टर हो जाएगा साथियों और a -1 एक फैक्टर हो जाएगा साथियों। यहां से देखिएगा अगर हम लोग बात करें या बराबर का निशान देते रहिएगा साथियों सभी लोग, है ना। आइएगा हम लोग अगले टर्म को यहां से शुरू करते हैं। तो 3 और हम 5a की वैल्यू साथियों x स्क्वायर, a की वैल्यू साथियों क्या है x स्क्वायर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा साथियों और यहां पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा x स्क्वायर माइनस 1 के हम लोग और फैक्टर कर सकते हैं तो इसको तो ऐसे रहने दीजिए आप। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी, एक बार a में b जुड़ जाएगा और एक बार a में से b घटा दिया जाएगा और यही साथियों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। आपने देखा हमने फैक्टर को किस प्रोबेबिलिटी से हल किया, अगर पावर टू दी 4 होता तो हमें इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट होने वाली थी। लेकिन साथियों मेरा वादा है कि हम आपको किसी भी समस्या का सामना करने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक दम है, अर्थात इस दम को बनाए रखेगा साथियों जोरदार और जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हम आपको वादा करते हैं कि आज बिल्कुल पानी भी नहीं लेना है और अंतिम मैराथन को स्वरूप देना है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जो अगला प्रश्न हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैराथन की श्रृंखला को तैयार किया गया है। अगर आपने इस मैराथन को कंप्लीट देख लिया साथियों तो वादा करते हैं कि आप 14 तारीख को जब आएंगे ना पेपर देकर तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप जो है लिखेंगे कि हाँ वास्तविकता सर आपने मैराथन दी थी। 50 विद्यार्थियों को भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है। 50 विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह हमें पूछा गया है 50 विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यह हमसे पूछा गया है। यहां से देखिएगा साथी एक हमें टेबल दे रखी है, चलेगा हम टेबल को ही साथ में एडजस्ट करे ले रहे हैं, आप सभी लोग इसको देखिएगा। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है भार दिया गया है। भार क्या है साथी देखिएगा, भार एक का 40 किलोग्राम दिया गया है, 40 किलोग्राम है भार किलोग्राम में। यहीं पर साथ में बार बार किलोग्राम नहीं लिखेंगे, आप लोग समझते रहिए 40 किलोग्राम है। 40 42 43 44 42 43 44 और 45। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी साथ में दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, बारंबारता साथ में दे रखी है 4 12 18 4 12 18 10 और 6। यहां हमें फ्रीक्वेंसी मतलब कह सकते हैं ये एफ का मान दे रखा है, ये एक्स है, इसको साथ में हम लोग क्या देंगे एक्स है और ये एफ है। अब देखिएगा हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब हम साथ में निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों, एफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए इसके साथ में क्या करते हैं, इसकी इससे गुणा करें, 4 को 16 कितना हुआ साथियों 160 हुआ, 12 दूनी 24 के 4 हो गए, हासिल 2 12 45 2 50 504 हो गए, 18 3 54 के 4 हो गया, हासिल 5 50 18 72 72 5 77 ये हो गया, 440 ये हो जाएगा और 45 के गुणा करेंगे 6 24 और 3 27 270 हो जाएगा। साथियों यहां से हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो यहां से n का मान निकाल लेंगे। तो n का मान कितना होने वाला है 12 और 4 16 और 10 26 26 से 32 32 और 10 42 42 और कितना होने वाला है 50 होने वाला है। देख लीजिएगा 8 से 14 14 2 16 4 20 के 0 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 आ गए। यहाँ पर साथियों अगर हम लोग fx को जोड़े यानी सिग्मा fx निकालें साथियों तो यहाँ से देखिएगा 4 4 8 हो जाएगा साथियों। यहाँ से देखिएगा 6 6 और 7 13 13 और 4 17 17 और 7 24 24 के 4 वहां से 2 हो गया, 3 और 5 8 8 और 7 15
15 और 2 17, 17 और 4 2148 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एम बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है, मतलब समांतर माध्य जो साथियों होता है सिग्मा एफ एक्स बटे चाहे सिग्मा एफ कह लीजिए, यहाँ एफ को सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। ऑब्लिक में कुछ लोगों ने सिग्मा एफ पढ़ रखा, सिग्मा का मतलब भी साथियों क्या होता है, जोड़ होता है। जब सिग्मा का मतलब जोड़ होता है साथियों, चाहे तो एन लिख लीजिए हम, क्योंकि एम बार बराबर हमने सिग्मा एफ एक्स बटे एन पढ़ रखा है, और चाहे कुछ लोगों ने अगर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिग्मा एफ एक ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग मान डालेंगे 2148 डिवाइडेड बाय 50। अब देखिएगा, अब हम इसको भाग करेंगे भाई 50 से भाग करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे सर 50 से भाग करने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप इसको 2 से गुणा करा दीजिए, आप ऊपर वाले को 2 से गुणा करा देंगे। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं 2 8 16 6 हासिल कितना हुआ, 2 8 16 के 6 हासिल हुआ, 1 2 6 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। अब 50 से भाग करना था, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों आंसर। अब आप कहेंगे सर 2 से गुणा 2 से भाग क्यों कराया, ये हमने अपनी सरलता के लिए 50 गुना 100 बन गया, अब 100 बन गया तो पॉइंट लगा देंगे 2 पहले, यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह एक गुणा करने का छोटा सा सिंपल सा तरीका था जो आपने यहाँ पर समझा और देखा। और इस सवाल को देखो, हमें गणित को महसूस करना है, गणित को जीना है। अगर आप साथियों गणित को जी लिए ना तो गणित को जीने का मजा ही कुछ और है, गणित को जीने का मजा ही कुछ और है अगर वास्तविकता आपने गणित को जिया है तो। और गणित को अगर रटोगे साथियों तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। गणित को अगर रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। गणित के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जहन में इस तरीके से उतार लेना है कि कुछ गलत नहीं होने देना है, सब कुछ हमारे अनुरूप होना चाहिए। और अगर सब कुछ हमारे अनुरूप हो गया साथियों तो वादा है कि आप बेहतर से बेहतर करके आएंगे। क्योंकि आपको बता दें, कोई मुश्किल बताता है कोई आसान समझता है, कोई मुश्किल बताता है कोई आसान समझता है। गणित सब्जेक्ट है ऐसा इससे हर कोई डरता है, गणित सब्जेक्ट है ऐसा इससे हर कोई डरता है इसमें राज ऐसा क्या तुम्हें तो मैं बताता हूं, है इसमें राज ऐसा क्या तुम्हें तो मैं बताता हूं, जो रटता है वो रोता है, समझता है वो हंसता है, समझता है वो हंसता। तो हमें इसके कॉन्सेप्ट को साथियों क्या करना है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है पूरी शिद्दत के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना है। कुछ भी गलत नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ हो जाए, बशर्ते हमारी स्थिति जो होनी चाहिए, हमारी स्थिति संघर्ष को पार करने वाली होनी चाहिए, वक्त से लड़ने वाली होनी चाहिए, चीज याद रखिएगा। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज का जो अगला क्वेश्चन होगा साथियों उसको हम लोग समझेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप फिर से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, ठीक है। आइएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों a की घात 3 माइनस b की घात 3 और इसको डिवाइड करना है साथियों हमें a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर पूछा है, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो चलेगा साथियों, जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। उस दिन हमने आपको अलजेब्रा की कुछ इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी, आज कुछ और हम लोग समझ लेते हैं। हमें पता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 साथियों जो होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो a प्लस b होता है साथियों और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन अगर a की घात 3 माइनस b की घात 3 साथियों पूछ ले तो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा साथियों a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा साथियों a क्यूब माइनस b क्यूब की इनइक्वालिटी है तो हम इसको यहां पर पुट अप कर देंगे। तो यहां पर जैसे ही पुट करेंगे साथियों देखिएगा a माइनस b, यहां पर देखिएगा यहां से लिख रहे हैं a माइनस b हो जाएगा साथियों a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab प्लस b स्क्वायर, है ना। और नीचे डिवाइडर में दे रखा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से साथियों देखिए या और या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे इस प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा a माइनस b, जो कि आपके इस प्रश्न का बिल्कुल गजब का आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। आप देख रहे होंगे सवालों की परिचर्चा तो बहुत कठिन है लेकिन लगाना कितना आसान है ना। तो साथियों इस चीज को ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। जो चीजें समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मेरा पूरा वादा है हम आपके सारे निराकरण करेंगे, आपके पेपर तक साथ में। अगली आपको बता दें साथियों, अगली जो महामैराथन है वो संस्कृत विषय की महामैराथन है, जो कि थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों को बयान करके बनाई गई है। तो थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की इस मैराथन को देखना ना भूलें। और यह मैराथन आपको जो मिलेगी
या आपको संडे को मिलेगी, मतलब कह सकते हैं रविवार के दिन मिलेगी। देखो मैराथन को बनाने में साथियों टाइम लगता है, समय लगता है, क्योंकि ये नहीं हम आपके पास आए, आपके सामने खड़े हो गए और हमने आपको ऐसे कंटेंट दे दिया। मेरा साथियों पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको 100% नंबर दिला पाए और आप इस बार कहें कि वास्तविकता हमने किसी अध्यापक से पढ़ा हुआ था, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास आपके प्रति आपको सिलेक्शन दिलाना है, मतलब आपकी सफलता को सुनिश्चित करना ही हमारा एक बात मात्र उद्देश्य है। तो साथियों संडे को संस्कृत के महामैराथन के साथ अवश्य जुड़े, हम आपके साथ हैं। अब बस आप इस संस्थान पर अपना वास्तविक कमेंट करते रहिएगा, वास्तविक प्रयास करते रहिएगा। संस्थान के लिए जो आपने अपेक्षा की है, संस्थान आपकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेगा। आप सभी लोग क्या करते रहिए, संस्थान का सहयोग करते रहिए, क्योंकि संस्थान आप ही सभी से है, आप सभी से संस्थान के इस परिवार के सदस्य हैं। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्यम था बहुलक, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 तथा 35 है, क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उनका माध्यक क्या होगा? तो उनका माध्यक क्या होगा, यह साथी हमसे पूछा गया है। आइएगा हम लोग पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमें माध्य दिया है, बहुलक दिया है और हमसे माध्यिका पूछी गई है। तो साथियों आप लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो कोई कॉन्सेप्ट हमें दिया ही नहीं गया, हम इसको करेंगे कैसे, क्योंकि हमने तो इससे पहले ऐसे सवाल को कभी देखा नहीं है साथियों। तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा, कभी नहीं देखा लेकिन आज तो देखा है ना। तो आज जब देख लिया तो हमें आज इस प्रश्न को करना है, क्योंकि हमने कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइएगा साथियों हम लोग बात करते हैं। आपने पढ़ रखा होगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका या माध्यक भी कह सकते हैं, गुणे 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य होता है साथियों, समांतर माध्य होता है। यह चीज आपको याद रख के रखना है। तो चलेगा, बहुलक हमें दिया गया है साथियों, कितना है 35 है, बराबर 3 गुणे माध्यिका हमें निकालनी है साथियों, माध्यक तो हमें ज्ञात करना है, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य साथियों 32 दे देगा। अब देखो 32 गुना कितना होगा 64, 64 इधर आएगा जुड़ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं 3 गुणे माध्यिका बराबर हो जाएगा साथियों 64 प्लस 35 इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9 और 5 4 कितना हुआ साथियों 9 हो गया, 99 हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, अर्थात साथियों जो माध्यिका होगी वो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त आंसर होगा। तो आपको इस सूत्र को याद कर लेना है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। जब भी कभी बहुलक माध्य और माध्यक में संबंध आपसे पूछा जाए तो कभी डायरेक्ट ही प्रश्न हो सकता है, वन लाइनर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि साथियों बहुलक माध्यिका और माध्य यानी कि मीन मीडियन एंड मोड में रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड, अर्थात आपका माध्यक बहुलक और समांतर माध्य में क्या संबंध रहने वाला है, तभी आप साथ में याद रखेंगे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य याद रखना है। तो यह चीज आपको क्लियर तरीके से याद रखनी है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे बिना किसी देर को किए हुए, क्योंकि हमें बहुत लंबी मैराथन को लेना है और बहुत लंबे संघर्ष को करना है, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है, अभी कई सारी कक्षाएं ऐसी हैं जो हम लोगों के समक्ष हैं। आइएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा साथियों। नंबरों से कोई दिक्कत नहीं, आप अगर नंबर ना भी डालें तो आप अपनी कॉपी में नंबर डालते रहिएगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यह पूछा गया है साथियों। आइएगा हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए हमें दिया है 22 सेंटीमीटर परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है साथियों, वृत्त की परिधि हमें दी गई है। तो वृत्त की परिधि कितनी दी गई, बिना किसी देर को किए हुए करते रहिएगा साथियों। 22 सेंटीमीटर तो हमारी परिधि होती है 2 पाई इंटू आर बराबर 22/22 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 22/2, पाई का मान साथियों होता है 22 और बटे 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7/2 सेंटीमीटर यहां से आ गया। पूछा है क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें साथियों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का
जो क्षेत्रफल होता है साथियों यहां से होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग चतुर्थांश यानी कि यहां से देखिए साथियों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख ले रहे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल है बस इसी को 4 से भाग कर दो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा साथियों। आप देखिएगा पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस कितनी है साथियों 7/2 फिर गुणे 7/2 और बटे में क्या है 1/4 यह चल रहा है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया साथियों, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 हो गया। तो यहां से साथियों 11 से 77 हो गया और बटे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो कि आपके सामने है। यानी आपने देखा आपको एक सूत्र याद रखना है वृत्त की परिधि का सूत्र साथियों हमने आपको बताया क्या होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल साथियों क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन चतुर्थांश का पूछे मतलब चौथे हिस्से का क्षेत्रफल पूछे तो साथियों क्या कर देना है हमें उसको 4 से भाग कर देना है। जब किसी वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग कर दोगे तो साथियों वह उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है तो सभी साथी जबरदस्त तरीके से क्या करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने जो लोग अभी वीडियो पर अभी नए नए आए हैं तो कोई बात नहीं आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके यार दोस्त जो भी हैं उन सभी को शेयर करें। जितने भी दोस्त सहपाठी जो भी हैं जो भी डीएलएड का एग्जाम देना है जिनका भी 3rd सेमेस्टर का एग्जाम लगा हुआ है साथियों तो आप सभी लोग उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा क्योंकि उनके पेपर का कोई सवाल है उनके लक्ष्य का सवाल है। अगला दिया हुआ है log 6 आधार पर 1296 का मान क्या होगा। तो साथियों आइएगा हम लोग सबसे पहले एक सूत्र को पढ़ते हैं। यहां से कभी भी आपको लॉग दे दिया जाए एक सूत्र होता है log a आधार पर a। log a आधार पर a होता है इसका मान हमेशा याद रखिएगा साथियों कितना होता है 1 होता है। इसका मान कितना होता है साथियों 1 होता है। तो यह चीज आपको याद करके रखनी। आइएगा हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। log 6 आधार पर 1296। अब देखिएगा यहां पर साथियों हम लोग log 6 आधार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 छंगा 36 छंगा 216 छंगा 1296 यानी 6 छंगा 36 छंगा 216 छक्का 1296 यानी 6 टू द पावर 4। अब यहां से देखिएगा साथियों हमने बताया log एक सूत्र और देखिएगा हमने अभी लिखाया भी था शायद क्या सूत्र लिखाया था log m की घात n बराबर होता है n log m होता है। n log क्या होता है साथियों m होता है। तो यहां से देखिएगा पावर है 4 तो पावर कहां आ जाएगी साथियों आगे आ जाएगी 4 log 6 आधार पर 6 हो जाएगा। अब देखो इसका मान अभी साथियों ने क्या बताया 1 बताया 4 into 1 इक्वल्स टू द कितना हो जाएगा साथियों इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं तो हमें किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आराम से पूरे प्रश्नों को करते रहना। पूरी श्रृंखला का अगर विजिट आपने कर लिया साथियों पूरी श्रृंखला को पूरे मनोयोग पूरी शिद्दत से देख लिया तो साथियों मेरा वादा है कि आप 100% नंबर लेकर आओगे। मतलब 25 में से 24 का नाम नहीं होगा और सारे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। यह एक ऐसी मैराथन है हमने इसका नाम जो रखा है हमने बताया था कि यह गणित का एक ऐसा कैप्सूल है जो साथियों आपको आपकी मझधार से पार लेकर जाएगा। तो हमें इस कैप्सूल को कंप्लीट रूप से देखना है और इस कैप्सूल पर पूरा कार्य करते रहना। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 25 नंबर। देखिएगा हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं जो 25 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिएगा साथियों। लकड़ी के एक घनाभ के आकार के लकड़ी के एक घनाभ के आकार के एक लकड़ी के एक घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर की लंबाई 75 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है साथियों ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे 3 सेंटीमीटर चौड़े 3 सेंटीमीटर चौड़े व
1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? यह चीज हमसे साथी पूछी गई। आइएगा हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आइएगा, जैसे हमने कहा मेरे पास ये एक मतलब कह सकते हैं एक लकड़ी का गट्ठर है, मतलब लकड़ी का एक लट्ठा है हमारे पास, और इस लकड़ी के लट्ठे की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर कितनी है साथियों? मतलब ऊंचाई कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर। अब हम इससे 3 सेंटीमीटर ऊंचा वाला लट्ठा काटेंगे। अगर हम 3 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक लट्ठा काट दिया, दूसरा काट दिया, तीसरा काट दिया, चौथा काट दिया, मतलब अब हमारे लट्ठे क्या आप कटेगा, यहां से काटेंगे तो ऊपर कौन सा? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट की बात करें 3-3 सेंटीमीटर के कितने भाग बने? 5 भाग बने। 1 2 3 4 5। कैसे? तो हम डायरेक्ट अगर चाहते तो इसको भाग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर घनाभ का जो बड़ा वाला पार्ट है, इस घनाभ के बड़े वाले पार्ट के आयतन को अगर हम छोटे वाले पार्ट के आयतन से भाग कर दें तो हमें गुटकों की संख्या मिलके तैयार हो जाएगी। तो देखिएगा साथियों, गुटकों की संख्या बराबर गुटकों की संख्या क्या हो जाएगी साथियों? बड़े घनाभ का आयतन हो जाएगा साथी, और इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं छोटे घनाभ के आयतन से। किससे? छोटे घनाभ के आयतन से भाग करने वाले हैं। यहां से ही साथी हम लोग इस प्रश्न का आंसर ले लेंगे। आंसर आ जाएगा, देखिएगा। अब घनाभ का आयतन साथियों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं L1 B1 H1 हो जाएगा साथियों, और बटे L2 B2 H2 हो जाएगा। चाहे अगर फार्मूले के स्वरूप में आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग यहां पर उतार सकते हैं। तो पहला है हमारी 75 लंबाई है, 15 चौड़ाई है और 3 उसकी ऊंचाई है। नीचे वाले में है 15 है, 3 है और क्या है 1 है। 15 से 15 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अर्थात कह सकते हैं नंबर ऑफ अगर गुटके की बात करें, यानी गुटकों की जो संख्या रहने वाली है साथियों वह 75 बनने वाली है, अर्थात 75 गुटके बनेंगे। यह चीज आपको पूरे मनोयोग और पूरे शिद्दत के साथ याद रखना है। टोटल कितने गुटके बनने वाले हैं? टोटल 75 गुटके बनने वाले हैं। यह चीज आप याद करके रखिएगा। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, जो अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा आज का, देखिएगा लिखा हुआ है एक आयताकार पार्क एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा, 45 मीटर, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है, तथा 30 मीटर चौड़ा है, तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर चौड़ा है, पार्क के बाहर चारों ओर, पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है, पथ बनाया गया है। 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। आगे देखिएगा 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए साथ ही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हमसे पूछा गया है। देखिएगा आइएगा हम लोग बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा समझिएगा पहले तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं। एक आयताकार 45 बाई 30 का है, एक आयत है जो 45 बाई 30 का है ना। मतलब हमने कहा इसकी जो लंबाई है वह 45 मीटर है साथियों, और इसकी जो चौड़ाई है साथियों, चौड़ाई है वह कितनी रहने वाली है? 30 मीटर रहने वाली है। कितनी मीटर रहने वाली है? 30 मीटर रहने वाली है। अब इन्होंने कहा है इसके चारों ओर बाहर की तरफ, मतलब बाहर, अब देखो 2.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा, 2.5 इधर, मतलब टोटल कितना बढ़ जाएगा साथियों? सॉरी क्या पूछा है? पार्क के बाहर चारों 2.5 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर। अब देखो 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, यानी इस प्रकार से बढ़ेगा। तो देखिएगा जैसे हमने यह बनाया है ना, ठीक है, ध्यान से सभी साथी देखेंगे। देखिएगा यह बन के तैयार हो जाएगा।
ना, यह बन के तैयार हुआ। यह जो पथ है यह एक रास्ता बन के तैयार हो गया साथियों। यह बाहर का रास्ता है। यह एक रास्ता बन के तैयार हो गया साथियों। और इस रास्ते की बात करें तो यह जो लेंथ है यह 2.5 मीटर है, यह 2.5। अब देखिएगा साथियों 2.5 तो इधर बढ़ जाएगी 2.5, मतलब यहाँ जो टोटल अगर बात करें तो यह वाली भी जब 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, अर्थात कह सकते हैं जो ABCD है हमारा, और इसको हमने नाम दे दिया PQRS। PQRS यानी यहां से देखिएगा पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम PQRS के क्षेत्रफल में से यानी PQRS का क्षेत्रफल माइनस कर दें इसमें से ABCD का क्षेत्रफल माइनस कर दें साथियों तो आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग PS निकाल लेते हैं। PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, PS इंटू RS हो जाएगा, PS इंटू SR हो जाएगा, और माइनस ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AD माइनस AD इंटू CD। अब देखो PS कितना है तो 5 बढ़ जाएगा 45 और 5 ये हो जाएगा 50 मीटर, और यह 30 है तो यह हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। साथियों कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यह चीज आपको याद करके रखनी है। तो 50 इंटू गुणे 35 माइनस 45 गुणे 30 है ना। अब यहां से साथियों अगर देखिएगा हम लोग अगर चाहे तो पहले गुणा करा सकते हैं, और अगर गुणा ना कराएं तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, अगर हम 5 से कॉमन लेना चाहें, लेकिन आप 5 कॉमन मत लीजिए, पहले गुणा करा लीजिए। गुणा कराने में कोई समस्या नहीं, 5 पचे 25 का 5 हो जाएगा, 5 या 15 तो 1750 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 3 पचे 15 के 5, 3 से 12 और 13। अब देखिए 1750 में से 1350 जाएगा तो 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। और यही इस रास्ते का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। आपने इसको विधिवत तरीके से समझा, हमने आपको बताया था अगर हमें पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, अब चूंकि बाहर बनाया गया था तो हमने +5 कर दिया, अगर यही अंदर बनता तो -5 हो जाता, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते, है ना। सभी साथियों को समझ आ रहा है भाई? सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कर देंगे कि हाँ सभी को समझ आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। साथियों मेरा पूरा प्रयास है कि हम आपको बेहतर कंटेंट दे पाएं, और उस कंटेंट में इतना दम होनी चाहिए कि जो आयोग से पेपर बन के आए उसमें आपको यही प्रश्न हूबहू आपको वहां पर मिल जाए। हमारा पूरा प्रयास है कि हम संख्यांकन को भी बदलने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर संख्या बदल जाए, लेकिन टाइप ए लेने वाले हैं। अगर इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को आपने विधिवत पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ देख लिया साथियों, मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देकर आएंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 27 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 27 नंबर का जो प्रश्न है आज का, देखिएगा 27 नंबर अगर हम लोग प्रश्न पर चर्चा करें, दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3। सी अनुपात बी दिया हुआ है, साथियों 5:4। कितना दिया हुआ है, और इसके बाद साथियों दिया हुआ है सी अनुपात डी दिया गया है, सी भी दिया है, सी डी दिया गया है 3:4। सी डी दिया गया है 3:4 दिया गया है, और हमसे पूछा गया डी सी दिए, तो डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है साथियों। तो चलेगा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं साथियों। हमें सबसे पहले इसको 2-3 तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप कैसे करेंगे हम आपके लिए ही बताने चल रहे हैं, आपके प्रश्न का। आपको सबसे पहले ए बी सी डी लिख लेना है। क्या लिख लेना साथियों, ए बी सी और डी, और इसको रेशियो को सुधार लेना है। ए अनुपात भी दिया है 2:3 लिख लो। अब यहाँ पर सी भी दिया है तो हमें इसको क्या कर लेना साथियों, बी सी कर लेना है, और यह 4-5 हो जाएगा। तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी का मान, और सी डी दिया है 3-4, तो सी डी को हमें क्या कर लेना 3 और 4 कर देना। आएगा साथियों, यह चीज आपको समझ आ रही होगी, है ना, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब देखिएगा हमारी संख्याएं जो होती है अपने आगे अपने ही जैसे व्यक्ति को फिल करती हैं। इसका मतलब 3 है, 3 के आगे सब जगह क्या कर लो 3 कर लो, जो भी जगह खाली हो उसके जस्ट पीछे वाली संख्या को फिल कर लीजिए। यहां पर देखिएगा साथियों हम लोग ने सभी संख्याओं को क्या कर लिया, फिल कर लिया। अब हम सबकी गुणा करा देंगे, यह हमारा एबीसीडी निकल के आ जाएगा। देखिए 4 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा।
यहां से 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। यहां से 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो जाएगा। यहां से अगर 5 तिया 15, 15 चौको 60 हो जाएगा साथियों। अब अगर हम यहां से देखें सभी संख्याएं जो है 3 से कट रही हैं, 3 से काट देंगे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 से इसको करेंगे 12 हो जाएगा, 3 से इसको करेंगे 15 हो जाएगा और 3 से इसको करेंगे 20 हो जाएगा साथियों। तो 8, 12, 15, 20 अब यहाँ किसी भी संख्या से तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। लेकिन हमें साथियों डीबीसी या डीसी भी चाहिए, डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए चाहिए, तो हमें उल्टा कर देना है। डी का मान कितना है 20 है, सी का मान कितना है 15 है, बी का मान कितना है 12 है और ए का मान कितना है 8 है। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, जबरदस्त आंसर हो जाएगा। आपने देखा हमने इसको कितनी आसानी से कितनी ईमानदारी के साथ हमने पूरे भाव से इसको कर लिया और किसी को इस प्रश्न में करने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अगले प्रश्न आज का क्या रहने वाला है। मेरा पूरा प्रयास है साथियों कि हम आपके पेपर में जो प्रश्न आए उन पूरे प्रश्नों को यहां से हम लोग दे पाए और जबरदस्त क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित रहें। आई का क्वेश्चन नंबर जो 28 होने वाला है, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए। 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया है कि नया अनुपात 3:5 हो जाए, कि नया अनुपात 3:4 हो जाए चलेगा साथियों। इसको हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी देर को किए हुए। तो बिना किसी देर किए हुए इस प्रश्न को पूरा करने का प्रयास करेंगे, आप सभी साथी देखेंगे। हम मान लेते हैं माना संख्याएं क्या है, 7:11 है ना, माना संख्या 7x और 11x है। माना संख्याएं या मानव पद कह सकते हैं, संख्याएं कितनी है 7x एवं 11x है, 7x एवं 11x है। क्या है साथियों 11x है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं संख्याएं मत मानिए साथियों, यहां से हमसे कहा 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 3:4 हो जाए। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट देखिएगा, हमें 7:11 दिया है, 7 अनुपात का मतलब बटे होता है, करें में दोनों में क्या जोड़ दें कि अनुपात 3/4 हो जाए। तो हमने कहा दोनों में भाई x जोड़ दीजिए, है ना, दोनों में x जोड़ दीजिए, अनुपात आपका जो साथी है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 3:4 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, देखिए 4 से 28 प्लस 4x, यहां से साथी देखिएगा 33 प्लस 3x हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो 4 में से इधर आएगा 3x माइनस हो जाएगा और बराबर 28 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 33 माइनस 28 हो जाएगा। यहां से हम लोग x कर लेंगे, x बराबर 33 में से 28 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात अगर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, तो हमारे इस प्रश्न का सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपने देखा हमने इस प्रश्न को कितने शिद्दत के साथ और कितने कम समय में कर लिया। आप सभी लोगों को भी इसी रणनीति के साथ, इसी मेथड्स के साथ इन प्रश्नों को लगाना है साथियों। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम हैं आपके साथ और आप हैं मेरे साथ। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आज का 29 नंबर होने वाला है। हमने इस मैराथन को साथियों 2 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी मैराथन ना हो इसलिए इसको 2 पार्ट में लिया हुआ है। तो एक मैराथन आपको आज मिल जाएगी और एक मैराथन आपको कल मिलेगी, यानी कल कह सकते हैं, कल का मतलब है शुक्रवार को मैराथन मिलेगी। तो इन दोनों मैराथन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3 का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया साथियों। देखिएगा मान क्या होगा, यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं साथियों। हम लोग 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। यहां से एक बार सवाल को उतार लीजिए, आप लोगों को सवाल नहीं, तो अगर हम नहीं उतारेंगे तो आप लोग सवाल पेपर में नहीं उतारेंगे। अब देखिए इसको साथियों 4 की पावर 3 होल पावर में 2/3 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको 3 की पावर 3 लिख लेते हैं, होल पावर में 2/3 लिख लेते हैं। यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 की पावर 2 हुआ साथियों और गुणे हुआ 3 की पावर 2। 4 की पावर 2 करेंगे 4 चक्को 16 हो गए, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। 16 नेमा कितना हो जाएगा साथियों, 16 नेमा 144 हो जाएगा साथियों। और 16 नेमा 144 जो है 144 ही इस प्रश्न का क्या होगा, जबरदस्त आंसर होगा, जो कि आपने पूरी शिद्दत के साथ इस चीज को क्या कर लिया, लगा लिया। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करेंगे, जो अगला और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। हम लोगों ने इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला को रखा है और अगली मैराथन में आपके 21 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर रहेगा साथियों। देखिएगा हम लोगों ने 29 नंबर तक के क्वेश्चन को रख लिया है और 29 नंबर के बाद आपके 30 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है 2 व्यक्ति की आय
दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9:4 है। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9 दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9:4 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:4 है तथा व्यय का अनुपात 7:3 है। तथा व्यय का अनुपात मतलब खर्चा, व्यय का अनुपात 4:3 है ना। आइएगा आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है तथा प्रत्येक की प्रतिमाह बचत 24 रुपए है। तथा प्रत्येक की प्रतिमाह बचत 2400 रुपए है। ठीक है साथियों, प्रत्येक की प्रतिमाह बचत 2400 रुपए है तो उनकी आय का योग कितना होगा? तो उनकी आय का योग कितना होगा? देखिएगा साथियों, हम लोग करेंगे आय का योग कितना होगा, यह हमारे प्रश्न का आंसर, हमसे एक प्रश्न पूछा गया है। आएगा हम लोग इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से, देखो अगर यही साथियों सीटेट टेट का प्रश्न होता तो साथियों हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ हम आपको बताते, लेकिन क्या है कि हम लोगों को हमने बहुत अंकुश लगा रखा है। आज हमें केवल और केवल बीटी डीएलएड के डिफरेंस में बात कर रहे हैं। हम आपसे डीएलएड के डिफरेंस में बात करें तो बेसिक पर ही बात करना है साथियों। तो सभी लोग अभी जो है आप बेसिक सीखिए, बाकी आगे यूपीटीईटी का बैच आएगा तो आप यूपीटीईटी में आप देखेंगे आपके जो 150 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, आपको 150 में से 150 प्रश्न आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से, अंतिम स्वरूप में हम लास्ट प्रश्न पर बोल रहे हैं, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए साथियों। हमने पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ, आप देख रहे होंगे पूरा पसीना पसीना हो चुका है ना, लेकिन फिर भी आपके साथ डटे हुए हैं। तो सभी साथ एक बार जोरदार तरीके से इस वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, तो मान लीजिए माना आय 9x तथा 4x है एवं उनका व्यय 4x एवं 3 है, एवं 4 एवं 3 है। सॉरी 7:3 है साथियों। यहाँ पर देखिएगा हमने थोड़ा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप लोग भी इसको सुधार लीजिएगा, 7 और 3 कर लीजिएगा। तो अब यहां से देखिएगा प्रश्नानुसार हम लोग अगर बात करें, यहां पर आपने पढ़ रखा होगा जो बचत होती है, अगर आय में से खर्च को हटा दिया जाए तो बचत मिल जाती है। यानी यहां से आपने क्या देखा, हमने एक सूत्र आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा आय बचत बराबर क्या होती है, अगर बचत बराबर बात करें तो आय माइनस खर्चा होता है। आय माइनस क्या होता है, आय माइनस खर्च होता है। तो यह चीज आप लोग याद करके रखिएगा। तो अगर 9x में से अगर हम 7 घटा दें तो इसका खर्चा बचत कितनी हो जाएगी, 2400 रुपए। ऐसे ही अगर इसकी 4x में से 3 घटा दें साथियों, तब भी हमारी बचत कितनी हो जाएगी, 2400 रुपए हो जाएगी। ठीक है, यहां से देखिएगा साथियों, अगर हम इसको बराबर कर लें, किसी एक को बराबर कर लीजिए। अगर किसी एक को, मान लो ऊपर वाले को अगर हम बराबर करें, ऊपर वाले को 3, तो हम बराबर कर नहीं सकते। अगर हम नीचे वाले, इसको समीकरण हमने 1 दे दिया और इसको समीकरण हमने क्या दे दिया साथियों, 2 दे दिया। अगर हम समीकरण 2 को यहां पर देखिएगा, हमें साथियों इस समीकरण को हम समीकरण 1 गुणा 3 करा दें और समीकरण 2 गुणा क्या कर दें, 7 कर दें। तो 2 गुणा 7 और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 2 - 1 कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, 2 - 1 कर देंगे। देखिएगा साथियों यहां से अगर हम लोग बात करें, 7 चौके 28x हो जाएगा, हमने 2 पहले लिख लिया, 7 3 21 हो जाएगा भाई, और बराबर 7 0 में 0, 7 0 में 0, 7 चौके 28 के 8, 8 2 गया, 7 2 14 और 2 कितना हुआ साथियों, 16। अब -1 करना है तो अब 3 ने 27x हो जाएगा साथियों, माइनस यहाँ पर कर देंगे, 3 से 21 भाई हो जाएगा, बराबर 24 कितना हो जाएगा, 3 0 में 0, 3 चौको 12 के 2, 3 9 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो ये निशान बदल जाएंगे, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से x बचा और यहाँ से 0 0 8 2 के 6 और 16 से 7 गया 9, यानी x इक्वल्स टू कितना हो गया साथियों, x का मान 9600 आ गया। x का मान 9600 आ गया तो x का मान हम लोग यहाँ रख देंगे, x का मान कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा देखिएगा 4x 4 × 9600 माइनस 2400, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3y। बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 3y हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप सभी लोग देखिएगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करें 2400 कॉमन ले लें, 2400 कॉमन लेने तो साथियों क्या हो जाएगा, 24 चक्कू 96 हो जाएगा, यानी 4 चक्कू 16, 16 - 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3y। यहाँ से 3 5 15 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0 0 5 को 20 का 0 हासिल 2 5 10 12, यानी y का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है साथियों, यहाँ से देख लेते हैं
उनकी आय का योग कितना होगा। आय का योग हम पूछ ले तो आय का योग साथियों कितना है, 9 और 4 13x, हम यहां लिख रहे हैं आय का योग बराबर। अब यहां पर देखिएगा साथियों, आय का योग बोर्ड में जगह कम है तो आप लोग अपना पेपर में नीचे ही लिखेंगे। आय का योग 9x है प्लस 4x है, वस्तु कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। हमें बाई का मान निकालते भी नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप यहाँ से छोड़ दीजिएगा। हमें बाई का मान निकाल, क्योंकि हमें केवल और केवल आय निकालनी है, हमें खर्च से मतलब ही नहीं है, तो हम जो बाई का मान निकालें, है ना साथियों। तो 9 4 96 और 9 4 13, 13 गुणे हम लोग क्या कर देंगे 9600 कर देंगे। देखिएगा 13 0 13 6 78 के 8 हो गया, हासिल हो गया कितना साथियों 7 हो गया। 13 ने 117 हो गया, 117 में 7 जुड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। अर्थात आय का योग कितना हो जाएगा उनकी 1,24,800 हो जाएगा, जो कि आपके इस प्रश्न का आंसर रहा। तो साथियों उम्मीद करते हैं, पूरी आशा करते हैं, आशा और उम्मीद है हमारी कि यह वीडियो यह मैराथन क्लास आप सभी को समझ आई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई समस्या हुई है तो साथी जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ साथियों हमें जो है यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहा और हमने अपने पूरे प्रयास में आपको अपना 100% देने का पूरा प्रयास किया। और आप सभी ने देखा होगा कि यह चीजें जो कराई गई हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से कराई गई, किसी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही हो तो आप सभी लोग बताएंगे भाई किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई, क्योंकि हम अंतिम 4 लाइनें कहकर इस क्लास का समापन करेंगे। और आप सभी को अगर कोई समस्या है तो साथियों कमेंट सेक्शन में करिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग और भी किस सब्जेक्ट की मैराथन चाहते हैं साथियों तो पूरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपके समक्ष मैराथन को लेकर उपस्थित होंगे। अभी इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। तो साथियों एक बार जोरदार तरीके से इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लिखा उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में कुछ उम्मीद पाने की, रखते हैं जो दिल में कुछ उम्मीद पाने की, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना प्यार दिया, अंतिम तक वीडियो को देखा, तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो चलेगा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।